हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। कैपिटल स्ट्रक्चर है क्या, इसके फीचर्स, इसकी ज़रूरत कहाँ है, इसके मेन फैक्टर्स क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बेसिक ओवरव्यू ले लेंगे और थ्योरीज का हम पार्ट 2 में कवर करेंगे अच्छे से। और विद प्रैक्टिकल इस बार आपको सारा कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छे से बता दिया जाएगा, क्या क्या इसमें होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर सबसे पहले है क्या। तो जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं ना, तो वहाँ पे सबसे पहले आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि हमारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या हैं। मतलब हमारे पास कितने सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस हैं। मतलब बिजनेस कहीं से भी किसी ना किसी तरीके से तो पैसा रेज कर ही रही है। तो जिन जिन तरीक़ों से कंपनी पैसा रेज आउट कर रही है, ज़्यादातर वो फंडिंग सोर्स कौन से होते हैं, वो फाइनेंशियल ऑपरेशंस कौन से होते हैं। नंबर 1 इज इक्विटी, नंबर 2 इज़ प्रेफरेंस शेयर्स, नंबर 3 डिबेंचर्स, नंबर 4 टर्म लोन। ये जो मैंने मेन में सोर्सेज बताए, इनसे तो कंपनी ज़्यादातर क्या करती है, पैसा रेस करती है जब वो शुरू करना चाहती है अपने बिजनेस को, रन करना चाहती है अपने बिजनेस को। तो जब भी बिजनेस इन सब चीज़ों से अपना पैसा रेज करता है, तो कितना कितना पैसा किन किन सोर्सेज से रेज किया है, दैट मिक्सअप इज कंसीडर टू बी योर कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या माना गया, कैपिटल स्ट्रक्चर वही माना जाता है जिसमें कितना आपने कंपनी में डेट यूज़ करा, कितना इक्विटी यूज़ करी, कितना इसके अलावा आपने टर्म लोन लिया हुआ है, कितना इसके अलावा आपकी प्रेफरेंस शेयर्स हैं। मतलब इन शॉर्ट इन सब चीज़ों का मिक्सअप होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। अब आप नीचे चार्ट देख रहे हो तो आपको दिख रहा होगा ब्लू बॉक्स, यानी सबसे ज़्यादा मेरी कंपनी में इक्विटी है इस समय। उसके बाद जो ब्लू कलर में स्काई ब्लू हो गया, ब्लू कलर डार्क ब्लू कलर में प्रेफर्ड स्टॉक है, यानी इतने मेरे प्रेफरेंस शेयर्स हैं। डेट का थोड़ा सा पार्ट देख रहे हो कि इतना मेरा डेट है। और ग्रीन कलर अदर सोर्सेज में, इसके अलावा अगर आपने कहीं से और पैसा रेज किया है तो उसका इतना पोर्शन है। तो आप ये बताते क्यों हो, क्योंकि ये जो चार्ट है ये इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा देखते हैं। वो यही देखेंगे कि कंपनी में क्या चल क्या रहा है, इक्विटी ज़्यादा है, डिबेंचर ज़्यादा है, प्रेफरेंस शेयर ज़्यादा है, या क्या कहाँ से पैसा रेज कर रही है कंपनी और कितने लेवल तक उनका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो ऑप्टिमल है, ये देखा जाता है सबसे पहले। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, इसको डेप्थ में जानने के लिए आपको आगे देखना पड़ेगा थोड़ा कुछ। तो उनमें से कुछ फीचर्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, जैसे कि नंबर 1 है लॉन्ग टर्म डिसीजंस। तो फीचर्स में नंबर 1 सबसे पहले लॉन्ग टर्म डिसीजंस आपके पास आता है। तो आपको नाम से क्लियर हो जाना चाहिए कि कैपिटल स्ट्रक्चर में मैंने आपको नाम कौन कौन से लिए, इक्विटी के बारे में, डेट के बारे में, प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में, टर्म लोन के बारे में। तो ये सब क्या है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस चैप्टर में जब आपने पढ़ा तो क्या पढ़ा, ये सब लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं, ये सब लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं। तो ऑब्वियस ही बात है कि हम जब भी कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल डिसीजंस के बारे में बताता है कि हमने कैसे अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल डिसीजंस लेने हैं और कैसे फाइनेंशियल स्टेबल बनाना है अपने बिजनेस को। ये हो गया पहला। सेकंड है मिक्सअप ऑफ डेट एंड इक्विटी। यहाँ पे देखिए सिर्फ डेट एंड इक्विटी लिखा हुआ है। क्या सर, आपने तो मीनिंग में टर्म लोन भी बताया, आपने तो प्रेफरेंस शेयर्स भी बताए। यस ऑफ कोर्स, ये दोनों चीज़ें भी होती हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप कॉमन, मतलब जो कॉमन चीज़ हर कैपिटल स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेगी, वो हमेशा आपको इक्विटी देखने को मिलेगी, हमेशा आपको डिबेंचर्स देखने को मिलेंगे। प्रेफरेंस कहीं पे हो सकते हैं, कहीं पे नहीं हो सकते। टर्म लोन कभी कभार लिया हो सकता है, कभी कभार नहीं लिया हो सकता, और कभी कभार तो रिटेन्ड अर्निंग्स भी होती हैं आपके बिजनेस के अंदर। लेकिन बात यह है कि मेनली जो दो कॉमन चीज़ें हैं आपके कैपिटल स्ट्रक्चर के बीच में, वो कौन सी होती हैं, डेट और इक्विटी। इसीलिए डेट इक्विटी रेशियो आप ज़्यादा देखते हो, और इन दोनों के मिक्सअप से ही आपका कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा डिज़ाइन होता है। आपने ऊपर भी देखा होगा कि इक्विटी हमेशा ज़्यादा रहती है और डेट उसका हाफ पोर्शन भी कवर नहीं कर रहा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितना ज़्यादा डेट आपके बिजनेस में दिखाई देगा, उतना इन्वेस्टर्स की जो चॉइसेस है आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने की, वो कम होती जाएगी। क्योंकि उनको लगेगा कि अगर आपके ऊपर खुद के ऊपर लोन इतना ज़्यादा है तो हमारे लिए रिटर्न क्या बचेगा भाई। समझ रहे हो? दैट इज़ अ मेन थिंग। इसी तरह से पॉइंट नंबर 3 आपको यही समझाने की कोशिश में लिया गया है फीचर्स का कि ऑप्टिमल बैलेंस। कि भाई साहब, डेट इक्विटी का मतलब ये नहीं है कि दोनों का मिक्सअप रख लिया, और मिक्सअप रखने का मतलब है बैलेंस भी रखना पड़ेगा उन दोनों में। ये नहीं कि आप ये कहने शुरू कर दो कि डेट अगर 60% हो गया, इक्विटी 40 हो गई, कोई बात नहीं भाई साहब, आपके कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। फिर कैपिटल स्ट्रक्चर इज गुड ओनली व्हेन डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू 2:1।
मतलब नॉर्मली आप बात करो तो इक्विटी ज़्यादा होनी चाहिए ना, मैंने तो 2:1 एक एग्जाम्पल तौर पे आपको बता दिया, लेकिन इतना तो आप भी जानते हो रेशियो एनालिसिस में डेट इक्विटी रेशियो जब आप पढ़ते थे तो ऑफकोर्स क्या कहते हो 1:2, यानी इन शॉर्ट डबल होनी चाहिए डेट ओवर इक्विटी। डेट ओवर इक्विटी होता है आपका मेन फार्मूला, यानी डेट कम होने चाहिए, शेयर होल्डर्स ज़्यादा होने चाहिए, यानी आपकी जो रेशियो है वो आप ज़्यादातर जब भी देखोगे तो 0.4:1 ऐसा कुछ बनता है। ज़्यादातर कॉमन आपको बता रहा हूँ क्या होता है उसका मतलब, यानी 0.4 आपका डेट है और 1 = 1 आपकी इक्विटी है। मतलब क्या था कि जितने भी मतलब अगर आपकी इक्विटी 1 है तो उसका 0.4 हिस्सा क्या है, डेट है, ये मतलब है। तो मतलब क्या निकला इस चीज़ का कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो अच्छा है, ऑप्टिमल है उस समय पे। आपको इसको और बढ़िया बनाना है, यानी ये नहीं करना कि डेट ज़्यादा बढ़ा दिया तो वहाँ पे इन्वेस्टर्स की चॉइस आपके बिजनेस में कम होती जाएगी। फिर आगे है आपके पास इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन। ये पॉइंट वैसे मैंने ऊपर कवर कर दिया तो इसको ज़्यादा डीपली देने की ज़रूरत नहीं है। वही चीज़ आ गई कि जब हम डेट इक्विटी को डिज़ाइन करते हैं, अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं, तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हम इन्वेस्टर्स की देख कर करते हैं कि वो हमारे वो हमें किन चीज़ों से पैसा दे सकते हैं, वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, इक्विटी में ज़्यादा है, डिवेंचर्स में ज़्यादा है, या किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, वो देखते हुए। ठीक है, आगे है ऑनरशिप कंट्रोल। ऑनरशिप कंट्रोल की जब हम बात करते हैं तो व्हाट इट मीन्स कि आपके बिजनेस में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ है जिसमें जो ज़्यादा परसेंटेज होगी, ऑब्वियस सी बात है वो ज़्यादा ऑनरशिप कंट्रोल होगा। मतलब इन शॉर्ट आपका इक्विटी शेयर किससे लिंक करता है, इक्विटी शेयर होल्डर से। आपके प्रेफरेंस शेयर्स किससे लिंक करते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से। डिबेंचर किससे लिंक करते हैं, डिबेंचर होल्डर से। ऑफ कोर्स अगर आपके बिजनेस में डेट ज़्यादा है तो आपका यह अनुमान लगाया जाएगा कि आपकी ऑनरशिप कंट्रोल किसके हैंड में है, डिबेंचर होल्डर्स के हैंड में। जबकि आपने तो सबने पढ़ा हुआ है सर कि ऑनर्स, हु आर द ऑनर्स ऑफ द कंपनी, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ऑनर्स ऑफ द कंपनी, राइट और नॉट। तो यस सर, जब भी आप कभी भी कैपिटल स्ट्रक्चर देखोगे तो ज़्यादातर ऑनरशिप कंट्रोल में आपको यही नजर आएगा कि सबसे ज़्यादा ऑनरशिप कैपिटल का पार्ट किसके हैंड में है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के हैंड में है। अगर आपका डेट यानी ज़्यादा है और इक्विटी कम है तो समझो भाई साहब आपका बिजनेस खराब है, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर डाउन जा रहा है, उसको सही कर लीजिए, अच्छे से उनको ऊपर बढ़ा लीजिए, इक्विटी आगे कर लीजिए, नहीं तो आपके बिजनेस में ज़्यादा डाउनफॉल आ गया एक समय पे तो आपका बिजनेस संभल नहीं पाएगा आपसे। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, ऑनरशिप कंट्रोल वही होगा जो आपका सबसे ज़्यादा परसेंटेज आपका कैपिटल स्ट्रक्चर में कवर करने वाला है। क्रेडिट रेटिंग, इट्स वेरी नॉर्मल टू सी दैट कि कैपिटल स्ट्रक्चर की जो चॉइस है, ऑब्वियस ही बात है, वो आपको क्रेडिट रेटिंग अच्छी करने में भी मदद करती है। यानी अगर इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं कि अगर आपका डेट एक सुटेबल पोजीशन पे है, डेट इक्विटी रेशियो एक नॉर्मल कंडीशन में है, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे हर कोई आपके क्रेडिट रेटिंग को देखना पसंद करेगा कि आपका अगर डेट ज़्यादा है या आपने जो डेट, देखो क्रेडिट रेटिंग मीन्स होता है आप कितनी जल्दी उस चीज़ को मतलब अगर आपने लोन लिया है कितनी जल्दी पे कर रहे हो, आपकी उधार लेकर अगर आप उधार ले रहे हो तो कितनी जल्दी बैक कर रहे हो, यानी आपकी पोजीशन कैसी है, क्रेडिट पोजीशन कैसी है, तो वो डिपेंड करती है आपके डेट स्ट्रक्चर पे। तो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना डेट स्ट्रक्चर है उसको देखते हुए आपकी क्रेडिट रेटिंग पे भी कितना इंपैक्ट पड़ता है, ये कैपिटल स्ट्रक्चर आपको बताता है। क्लियर है पॉइंट्स? सो दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर। चलिए एक छोटी सी एग्जांपल के साथ इसको और क्लियर कर लेते हैं कि टेक इनोवेटर्स है, टेक्नोलॉजी इज़ अ टेक्नोलॉजी मतलब एक कंपनी है, वो इंडिया की एक मेन कंपनी है टेक इनोवेटर्स। दे नीड 20 लाख टू फाइंड अ न्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। उनको 20 लाख रुपए चाहिए नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। कंपनी ने आपको 2 ऑप्शन दे दिए, वन इज डेट फाइनेंस ऑप्शन एंड अदर वन इज इक्विटी फाइनेंस ऑप्शन। उन्होंने कहा या तो भाई साहब डेट फाइनेंस ऑप्शन मतलब क्या है कि 20 लाख रुपए के आप क्या करिए, डिबेंचर्स इशू कर दीजिए, उसके ऊपर आपको 6% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, 5 सालों के लिए उसकी मैच्योरिटी है, ये आपका टाइम पीरियड चलने वाला है। या फिर आप 20,000 नए शेयर्स को अब क्या कर दीजिए, इशू कर दीजिए 100 रुपये के हिसाब से। तो दोनों ऑप्शंस का जब हमने चार्ट बना के देखा कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या डिज़ाइन होगा, तो कैपिटल हमें दोनों में 20 लाख चाहिए। सोर्सेज ऑफ फंड बैंक लोन है, वहाँ पे ऑब्वियस ही बात है हम लोन लेंगे। अगर हम डेट फाइनेंसिंग की बात करें तो सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, टर्म लोन यानी बैंक लोन। इक्विटी में हम नए इशू शेयर करेंगे। इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल ओनली डेट में होगा जिसका 6% इंटरेस्ट है। 2 करोड़ बार बार कह रहा हूँ, 20 लाख
20 लाख के ऊपर 6% आपका 5 सालों के लिए अगर हम लगाएं तो हर साल का 1,20,000 और 5 सालों का 6 लाख रुपए का तो इंटरेस्ट आपको उस डिबेंचर्स के ऊपर देना पड़ेगा। मतलब अगर 20 लाख रुपए के डिबेंचर्स आप इशू कर रहे हो तो भाई साहब 5 सालों के अंदर आपको 6 लाख रुपए का इंटरेस्ट यानी एनुअली आपको 1,20,000 रुपये का इंटरेस्ट तो पे ही करना पड़ेगा उसके ऊपर। और अगर हम बात करें इक्विटी की तो ऐसी कोई टर्म्स एंड कंडीशन उसमें नज़र नहीं आ रही। एक बार इशू कर दीजिए, कोई आपको इंटरेस्ट नहीं देना होता उस केस में, और कोई भी आपको मतलब मैच्योरिटी पीरियड नहीं है कि 5 साल है 10 साल है, ये कुछ नहीं दिया होता वहाँ पे। तो इस वजह से अगर आप देखोगे कि डेट ऑब्लिगेशन आपके पास कितनी बन गई, एक तो प्रिंसिपल रीपे करना पड़ेगा मुझे 5 सालों के बाद यानी कितना 20 लाख रुपए, और 5 सालों का मिला के आपको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 6 लाख रुपए, यानी 5 साल के अंदर आपको 26 लाख रुपए 26 लाख रुपीस डेट ऑब्लिगेशंस देनी पड़ेंगी अगर आप डेट से पैसा रेस करते हो इस समय। लेकिन वहीं अगर इक्विटी की बात करते हो तो वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सोर्स सबसे बढ़िया है कि नहीं है। फिर तो ऑफकोर्स यहाँ पे चॉइस क्या रहने वाली है कि विद डेट फाइनेंसिंग टेक इनोवेटर्स अगर आप देखोगे तो टोटल इंटरेस्ट 6 लाख रुपीस बनता है 5 सालों का। एनुअल इंटरेस्ट आपका 1,20,000 6% के हिसाब से आपको वापस करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द टाइम। और सिमिलरली आपको इक्विटी फाइनेंसिंग पे कोई ऐसा लोन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप अब क्या करोगे, सर इन दोनों में मुझे कौन सा बेटर है। बेवकूफ़ी होगा कोई डेट फाइनेंसिंग के ऊपर जाएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे रिस्की पर्सन्स होते हैं जिनके ऊपर बहुत सारे अनदर फैक्टर्स डिपेंड कर रहे होते हैं, जो वो चीज़ देखते हुए उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं जो चीज़ उनके लिए अभी दिख रही है कि नुकसान है, लेकिन वो फिर भी एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन सर ये फैक्टर्स कौन से हैं जिनको वो अनदर तरीके से देख लेते हैं। तो फैक्टर्स के बारे में अब हम नीचे पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको वो अनदर वे में देख लेते हैं कि उनके लिए ये बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो फैक्टर नंबर 1 आपके पास आता है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क का मतलब क्या है यहाँ पे? बिजनेस रिस्क का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा इंडस्ट्री रिस्क में होगी, अब ध्यान से सुनो, इंडस्ट्री विद हायर रिस्क मे प्रेफर लोअर डेट टू रिड्यूस द फाइनेंशियल रिस्क। इंडस्ट्री जितना ज़्यादा रिस्क ऑलरेडी लेकर खड़ी हुई है, क्या उसमें आप डेट लेकर मरना चाहते हो भाई? डेट आप वहीं पे लेना चाहोगे जहां पे इंडस्ट्री भी फेवरेबल है। अगर इंडस्ट्री में ऑलरेडी हाई रिस्क चल रहा है तो आप भी प्रेफर करोगे कि हमारा डेट कम से कम हो, ताकि हमारा जो फाइनेंशियल रिस्क है वो भी कम से कम आए। तो जब आपके पास बिजनेस रिस्क की अपॉर्चुनिटी आती है तो वहां पे आप डेट को कम ही रखना चाहते हो, क्योंकि डेट में रिस्क ज़्यादा होता है। सेकेंड है टैक्सेशन। अब ऑब्वियस ही बात है, अगर आप टैक्स को बचाना चाहते हो, अगर आपके माइंड में टैक्स वाला फैक्टर आता है तो उस केस में आप सोचते हो भाई साहब कि फेवरेबल टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ द इंटरेस्ट पेमेंट में बी इनकरेज द हायर डेट यूज। अब आपको भी पता है कि ऑफकोर्स अगर आप डेट से बचना चाहते हो तो इंटरेस्ट जो पेमेंट होती है वो आपके एक्सपेंस बन जाएगा, ऑटोमेटिकली आप उसे शो करके आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम होने से टैक्स कम हो जाएगा। ये चीज़ आपके माइंड में रहती है। इस वजह से आप सोचते हो कि टैक्स प्रेफरेंस से बेसिस पे देखा जाए तो डेट जितना यूज करोगे उतना टैक्स से बच सकते हो, राइट और नॉट। थर्ड है मार्केट कंडीशन। अब मार्केट कंडीशन क्या कहती है? द अवेलेबिलिटी एंड द कॉस्ट ऑफ डेट एंड इक्विटी इन द फाइनेंशियल मार्केट। द अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ डेट एंड इक्विटी इन द फाइनेंशियल मार्केट, व्हाट इट मीन्स। मैंने एक ब्रीफ लाइन में जो लिखा है उसका मतलब कि शायद किसी को अभी समझ में नहीं आएगा। क्या मतलब है इस चीज़ का? कि मार्केट कंडीशन के ऊपर भी आपका डिसीजन डिपेंड करता है कि मार्केट में कौन सी चीज़ चल रही है भाई साहब। मार्केट में ज़्यादा इक्विटी ट्रेंड है या डेट ट्रेंड है, इन चीज़ों को देखते हुए, मतलब मार्केट में इक्विटी प्राइस ज़्यादा है कि डेट प्राइस, मतलब डेट के ऊपर ज़्यादा जोर है या इक्विटी के ऊपर। मतलब इन शॉर्ट कहूँ, डेट के ऊपर नहीं देखा जाता, आप इक्विटी के प्राइसेस के ऊपर देखते हो कि एक शेयर का कितना प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा चल रहा है आज के टाइम में। मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट प्राइस क्या है उस शेयर का। तो अगर मार्केट प्राइस ज़्यादा मिल रहा है मुझे तो ऑब्वियस ही बात है मैं इक्विटी शेयर्स को प्रेफरेंस करूंगा वहाँ पे। मतलब मैं चाहूँगा कि मार्केट कंडीशन अगर इक्विटी के ऊपर है तो मैं इक्विटी इशू कर दूं। लेकिन दूसरी तरफ मेरा अगर प्लान है कि नहीं भाई साहब, मार्केट में अगर इक्विटी शेयर का प्राइस इस समय कम है तो मैं ऑब्वियसली चाहूँगा कि मैं पैसा रेज उससे करूँ जिससे मुझे ज़्यादा बेनिफिट है। तो मैं डेट को भी एज अ रिस्कियर पॉइंट से नहीं देखूंगा, बेनिफिशियल पॉइंट से देखते हुए, मार्केट कंडीशन के बेसिस पे देखते हुए उस समय उसको इशू कर दूंगा, यानी डिबेंचर्स इशू कर दूंगा। फोर्थ है कंपनी साइज। अब आपकी कंपनी बड़ी ही नहीं है तो वहाँ पे डेट लेकर मरना है क्या? जितनी बड़ी कंपनी होगी उतना ही आप हैंडल कर पाओगे ना रिस्क, इतना तो आपको समझ में आना चाहिए ना।
लार्ज फर्म होगी तो ही डेट यूज़ कर पाओगे ना। छोटी फर्में जिनके पास रेवेन्यू कम बनेगा वो डेट को कैसे संभाल पाएंगी? डेट वो नहीं संभाल पाते जिनकी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उनको टेंशन पड़ जाती है कि वापस करना पड़ेगा हमें टाइमली। तो भाई साहब छोटी फर्मों तो वैसे गिर जाएंगी। तो इन शॉर्ट कंपनी साइज इज ऑल्सो मैटरिंग। अगर आपका कंपनी साइज छोटा है तो डेट प्रेफर नहीं करोगे, सीधी सी बात है। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस देखोगे अगर आपकी कंपनी का, तो जब आपकी कंपनी ज़्यादा ग्रो कर रही है तो ऑफकोर्स मेरे पास पैसा ज़्यादा आ रहा है तो मैं चाहूँगा कि मैं रिस्क भी ले लूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, यानी मेरे पास डेट ऑप्शन है। तो मैं कई बार इक्विटी से ज़्यादा डेट ऑप्शन प्रेफर कर सकता हूँ। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर ग्रोथ प्रोस्पेक्टस समझ में आता है तो वहाँ पे ऑब्वियसली मैं चाहूँगा कि मेरी जो कंपनी है वो डेट यूज़ कर सके। लेकिन आप कहोगे सर यहाँ पे तो आपने इक्विटी लिखा हुआ है। सर आप तो झूठ बोल रहे हो, आप डेट के बारे में बोल रहे हो, यहाँ पे इक्विटी प्रेफर करने के लिए लिखा है। देखो ग्रोथ प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मैंने ये कहा अगर आपकी कंपनी ग्रो कर रही है, आपके पास पैसा आ रहा है, आप डेट में यूज़ कर लो। लेकिन ये जो माइंडसेट यहाँ पे लिखा गया है ना पॉइंट के अंदर, ये इस वजह से लिखा गया है कि अगर कोई कंपनी ग्रो कर रही है तो उसको ग्रो करने के लिए ये सोचना पड़ेगा कि मैं आगे कैसे बढ़ती रहूँ, मेरी फेवरेबल कंडीशन क्या रहेगी, किससे अच्छी रहेगी। तो वो हमेशा इक्विटी की तरफ जाएगा क्योंकि वो उसको रिस्क नहीं लेना है। अभी ग्रोथ बढ़ते टाइम पे हमेशा कंपनी चाहेगी मुझे रिस्क नहीं लेना है, तो रिस्क से बचने के लिए वो डेट नहीं चाहेगा, वो इक्विटी चाहेगा। लेकिन अगर उसका अलग पॉइंट ऑफ व्यू है कि नहीं भाई साहब ग्रोथ मेरी हो चुकी है, मेरे पास रेवेन्यू अच्छा आ रहा है, तो आई विल टेक अ रिस्क। लेकिन ये चीज़ कम होती है ज़्यादातर ग्रोथ प्रोस्पेक्टस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इक्विटी को ज़्यादा चाहना चाहते हो क्योंकि ग्रोथ ज़्यादा इक्विटी से ही आपको मिलेगी, और फेवरेबल अगर आप जो चाहिए ग्रोथ तो फिर तो इक्विटी बेटर है। ठीक है, एसेट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो व्हाट इज एसेट स्ट्रक्चर सर? एसेट स्ट्रक्चर का जब हम मतलब समझते हैं तो दैट मीन्स फर्म विद सिग्निफिकेंट टेंजिबल एसेट में यूज द डेट एज अ कोलेटरल। अगर आपके पास ज़्यादा टेंजिबल एसेट्स हैं तो ऑफकोर्स आप एज अ सिक्योरिटी, एज अ कोलेटरल आप उसको इस्तेमाल करके डेट यूज़ कर सकते हो आसानी से, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि आपकी इतनी मतलब आपके पास ज़्यादा अगर एसेट्स हैं तो आप एज एसेट उसको सिक्योरिटी पे दे के अपना उस चीज़ का लोन लेकर अपने बिजनेस को रन कर सकते हो अच्छे टाइम पे। देखो कंपनी के पास जब रिसोर्सेज ज़्यादा है ना तो कंपनी को टेंशन नहीं होने वाली कि मुझे कोई लोन वापस कर मुझे लोन लेने में कोई प्रॉब्लम आएगी। देखो लोन लेने में प्रॉब्लम उनको आती है जिनके पास एज अ सिक्योरिटी भी कोई चीज़ नहीं है। तो एज अ सिक्योरिटी अगर आपके पास सिग्निफिकेंट टेंजिबल एसेट्स पड़ी हैं तो कोई बिजनेस क्यों नहीं चाहेगा कि हम डेट की फैसिलिटी भी यूज़ करें। क्योंकि अगर हम इक्विटी से पैसा रेज कर रहे हैं तो हमें लालच भी है कि हम थोड़ा सा पैसा लगा के उसको भी अगर डिबेंचर्स को भी इशू कर दे तो क्यों ना हमारे लिए एक बेनिफिट रहेगा इस केस में। क्योंकि बिजनेस को रन करने के लिए दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, इक्विटी भी और डेट भी। तो दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं, तो इसीलिए कंपनी डेट की तरफ भी भागती है अगर उसके पास रिसोर्सेज प्रेफरेबल हैं। देन इज मैनेजमेंट फिलॉसफी। देखिए सीधी सी बात है, आपका मैनेजमेंट किस तरीके से थिंक कर रहा है कि उसको इक्विटी ज़्यादा चाहिए, उसको कंट्रोल ज़्यादा चाहिए, या उसको कंट्रोल से कोई मैटर नहीं करता, उसको ये चाहिए कि मेरा बिजनेस कैसे चलेगा। यार देखो सीधी सी बात बताता हूँ कि मैनेजमेंट का अगर रिस्क एपेटाइट है और प्रेफरेंस है कि मुझे कंट्रोल चाहिए, देखो बात वही आती है ना कि आपका मैनेजमेंट क्या चाहता है। अगर आपके मैनेजमेंट में ज़्यादा ये थिंकिंग है कि मुझे ऑनरशिप चाहिए, मुझे कंट्रोल चाहिए, तो अब आप सोचो क्या चाहिए होगा उनको, फिर कौन से इशू करेंगे, वो क्या इशू करेंगे, डेट की तरफ भागेंगे या इक्विटी की तरफ? तो आंसर इज जो लोग डेट कहेंगे वो बेवकूफ़ हैं यहाँ पे। भाई साहब ऑनरशिप चाहिए उनको, तो ऑनरशिप चाहिए का मतलब क्या होता है, ऑनरशिप कहाँ से मिलती है सारी चीज़ों की, जब हम इक्विटी ज़्यादा रेस आउट करते हैं। तो जब आपके पास इक्विटी है देयर आफ्टर यू विल गेट द ऑनरशिप कंट्रोल। तो मैनेजमेंट की नेचर अगर प्रेफरेंस है कि हमें कंट्रोल अपने हमें कंट्रोल चाहिए, तो वो इस चीज़ को नहीं, वो डेट की तरफ नहीं जाएंगे, वो इक्विटी की तरफ जाएंगे। देयर आफ्टर आता है अर्निंग स्टेबिलिटी। अर्निंग स्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो जब अर्निंग की स्टेबिलिटी आपको ज़्यादा तंग नहीं करती। देखो मैं बताता हूँ आपको कि आपके पास, मुझे पता है कि भाई साहब पहले होता था कभी 10 लाख आ गए मेरे बिजनेस में, कभी 8 लाख आए, कभी 5 लाख आए, कभी 12 लाख आए, कभी 15 आए, कभी 9 आया। इन चीज़ों से क्या फ़र्क पता चला कि आपकी अर्निंग्स अभी स्टेबल नहीं है। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब आपको पता है कि हर महीने की मुझे 10 लाख अर्निंग शुरू हो गई है, अब मुझे इससे कम अर्निंग तो नहीं मिलने वाली।
तो वहाँ पे जब आपको पता है कि मुझे 10 लाख तो एक पूरे साल में अर्निंग होने वाली है, वो मैटर अलग है कि इससे कम नहीं होगा, इससे ज़्यादा ही होगा, अगर होगा भी तो 10 लाख मिनिमम तो होने ही वाली है। एक स्टेबल हो चुकी है अर्निंग कि इतना मुझे पता है कि इतना तो मेरे पास रहेगा ही रहेगा, तो मैं उस कंडीशन पे डेट का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ अगर मुझे लगे तो स्टेबल अर्निंग एक ऐसी पोजीशन है जहाँ पे आप ये सोच विचार कर सकते हो कि अगर हम डेट की तरफ जाएं तो वी विल गॉट द बेटर ऑप्शन। ठीक है जी, दिस इज ऑल अबाउट योर फैक्टर्स। ठीक है, हाँ जी। तो अब आपके पास आती है इंपॉर्टेंस। ये जो पॉइंट्स आपके सामने दिख रहे हैं दैट इज कॉल्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर। तो जल्दी से देखो, छोटी सी इंपॉर्टेंस है, कोई ज़्यादा बड़ी इंपॉर्टेंस नहीं है। अब हमने इतना कुछ पढ़ा तो कैपिटल स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस तो जान सकते हो गए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, व्हाट इज़ कॉस्ट ऑफ कैपिटल? कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक अलग से चैप्टर है, हम उसके अंदर अच्छे से इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन मतलब क्या है? मतलब यही है कि आप जो कैपिटल अभी ले रहे हो, रेज आउट कर रहे हो, उसका मिक्सअप बना रहे हो, तो अब आप मुझे बताइए डिबेंचर होल्डर्स को क्या देना होता है? इंटरेस्ट। इक्विटी शेयर्स को क्या देना होता है? डिविडेंड। इसी तरीके से आपको ना ये देखना पड़ता है कि जिस फंडिंग सोर्सेज से आप पैसा ले रहे हो वहाँ पे उसको रेज आउट करने के बाद उसके ऊपर कुछ एक्सपेंस भी तो लग रहा है, दैट इज कॉल्ड, कुछ कॉस्ट भी तो देनी पड़ रही है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो उसके बारे में पता कैसे चलेगा? उस कैपिटल स्ट्रक्चर से ही पता चलेगा ना कि मेरे पास कितना कितना पैसा है, कितनी इक्विटी है, कितना डिवेंचर है, तभी तो हम उसको कैलकुलेट कर पाएंगे जो हमें कॉस्ट चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ओनली हेल्प, मतलब ओनली कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। इफ यू नो योर कैपिटल स्ट्रक्चर देन ओनली यू गेट द आंसर ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंस है। सेकंड है मेरे पास रिस्क मैनेजमेंट। अब देखो बहुत सिंपल सा पॉइंट है यार, ये तो इतना मैं बता ही चुका हूँ कि रिस्क, जो फाइनेंशियल रिस्क है वो कम से कम हो जाएगा। ऐसा कैसे? ऑफ कोर्स यार, जब आपको पता है कि मुझे कौन सा मतलब मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर, अगर उसमें इक्विटी ज़्यादा रख दूंगा, डेट कम रख दूंगा, तो मेरा फाइनेंशियल रिस्क कम हो जाएगा। यानी अगर मैं बैलेंस रखूंगा दोनों के बीच में, तो ना मुझे इक्विटी ज़्यादा होने से कोई रिस्क होने वाला है, और ना ही मुझे डेट ज़्यादा होने से रिस्क होने वाला है, और ना ही मुझे इक्विटी कम होने पर रिस्क होने वाला है, और ना ही मुझे डेट ज़्यादा होने पर रिस्क होने वाला है। कुल मिला के इफ़ यू गिव योर बैलेंस, बैलेंस कैसे हो पाएगा सर? जब हमें पता है कि मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, तभी हम पता कर पाएंगे ना कि मैं उसे बैलेंस कैसे करूँ। तो कुल मिला के कैपिटल स्ट्रक्चर की वजह से आप एक बैलेंस जान जाते हो कि इक्विटी और डेट में क्या होना चाहिए, कैसा बैलेंस होना चाहिए, ताकि मैं अपने रिस्क को ओवरकम कर सकूं, उसको मैनेज कर सकूं। थर्ड है शेयर होल्डर की वैल्यू। जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है ना, वो आपकी शेयर होल्डर वैल्यू को डिज़ाइन करने में आपकी मदद करता है। आपको बता देता है कि आज के टाइम में अगर शेयर की प्राइस इतना चल रहा है तो आपके अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना बदलाव आपको लेकर आना है, कितने इक्विटी शेयर्स और चाहिए आपको, कितना शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना पड़ेगा। इन सब चीज़ों के बारे में रियलाइजेशन तब हो जाती है जब आपके पास एक कैपिटल स्ट्रक्चर ऑलरेडी डिज़ाइन होता है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग होने की वजह से आपको शेयर होल्डर की वैल्यू कितनी है उसके बारे में आज के टाइम पे पता चल जाता है। लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी, देखो बिजनेस के अंदर ये दोनों कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास बिजनेस में लिक्विडिटी नहीं है, यानी एमरजेंसी सिचुएशन में जब आपको ज़रूरत है, तब आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, तब आपके पास कैश अवेलेबल नहीं है, तो आपका बिजनेस कभी चल नहीं पाएगा। तो इन दोनों चीज़ों की अवेलेबिलिटी होना बिज़नेस के अंदर बहुत ज़रूरी है, तभी बिज़नेस अच्छे से रन कर रहा है, आपको ये पता चलेगा। लेकिन इन चीज़ों के बारे में पता कैसे चलेगा सर? जब हमें ये पता चल जाएगा कि मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर कितना है, मतलब मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरे कैपिटल में कितनी इक्विटी है, मेरे पास कितने प्रेफरेंस पड़े हुए हैं, मेरे पास कितना डेट है, यानी मुझे कितना पैसा अभी देना पड़ रहा है, कितना मेरे पास खुद का पैसा है, कितना मैंने रिटेन्ड अर्निंग में रखा हुआ है। जब ये सब चीज़ों की कैलकुलेशन है ना आपके पास, देन यू कैन सी दैट कि भाई साहब मुझे लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी पोजीशन में कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। एंड द लास्ट वन इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसका स्ट्रक्चर ऑप्टिमल है, ऑप्टिमल मतलब आपके पास जो पैसा है वो बिल्कुल सही लेवल पे है जितना आपको चाहिए, तो वहाँ से आपको ये एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि आपको कभी भी अगर ज़रूरत पड़ जाए कि एक ज़्यादा खर्चा करके आपने किसी के साथ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के साथ आगे बढ़ना है या किसी नए बिजनेस के साथ कम्पीट करना है, अवेलेबल बैलेंस होना ज़रूरी है। तो अवेलेबल बैलेंस कितना चाहिए, कितना आपके लिए ज़रूरी है, उस चीज़ की पहचान आपको तभी होने वाली है जब आपको कैपिटल स्ट्रक्चर का पता चलेगा। तो ऑफ कोर्स ये सिंपल सी बात है कि कैपिटल स्ट्रक्चर का जब तक आपको पता है तभी आप ये सारे फीचर्स और इम्पोर्टेंस को अच्छे से ले सकते हो। ठीक है जी। तो ठीक है,
आई होप अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। मैंने बहुत डीपली अच्छे से समझा दिया आपको। बस यही था आज के कैपिटल स्ट्रक्चर में, बेसिक आपको ओवरव्यू अच्छे से दे दिया। अब थ्योरीज का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में आपका पार्ट 2 में कवर करूंगा। मैं जल्द से जल्द डालूंगा उस वीडियो को भी। आई होप अब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो के, बस इतना ही है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नोट्स लेने हैं किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग मेरी वेबसाइट पे जाके ले लेना, sachineducationhub.co.in पे, या टेलीग्राम चैनल आपके लिए ओपन है, उन सब का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपको किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग क्लासेस भी चाहिए तो आपको वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं ही उसमें टीच करता हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। दैट्स ऑल अबाउट दैट। ठीक है दोस्तों, तो नया चैनल भी है, सब्सक्राइब उसको भी करते जाइएगा। अगर इसको भी नहीं किया तो इसको भी करके जाइएगा। सपोर्ट आपका ही आगे बढ़ाता है हमें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।